पहला क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित नियमों का एक समूह है जो किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। आपका ऑप्शन है विधेयक, संविधान, प्रपत्र या याचिका। बताइए आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, किसी भी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किया गया वह नियम जिसके माध्यम से देश अथवा संस्था सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उस देश अथवा संस्था का संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गजनी का सुल्तान जो महमूद था वो किस चोल राजा के समकालीन था। आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र द्वितीय या राजाधिराज या फिर राजराज प्रथम। किसके समकालीन था जो है गजनी का सुल्तान महमूद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम कि ये समकालीन था। राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश के शासक थे। व्याख्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए राजेंद्र प्रथम जिसकी टाइमिंग थी जो है 1012 से 1044 तक, चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। उसने अपनी महान पिछियों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। वहीं पर उसने चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का निर्माण भी कराया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि विशाल सरोवर का निर्माण जो है जिसका नाम है चोल गंगम, उसका निर्माण किसने कराया था। तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 2012 में बिरजू महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार या संगीत कला पुरस्कार। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इनको प्रदान किया गया था 2012 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपका जल एक चक्रीय संसाधन है, जल एक जैविक संसाधन है। नंबर 3, जल की केवल एक ही अवस्था होती है या जल एक गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल एक चक्रीय संसाधन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल एक चक्रीय संसाधन है क्योंकि समुद्र, नदी और महासागर आदि का पानी वाष्पित होकर बादल बनता है। जब वर्षा होती है तो इन बादलों का पानी पृथ्वी पर आता है और समुद्रों, झीलों, महासागरों आदि में बह जाता है। इस प्रकार जल बार बार बनता है और चक्रीय संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दादा भाई नौरोजी एक थे। तो दादा भाई नौरोजी क्या थे, एक सैनिक थे या ब्रिटिश अधिकारी थे या एक व्यवसायी थे या एक चिकित्सक थे। तो जो है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी थे। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों की सही जानकारी देने के लिए उन्होंने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ा और वो जो है चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय भी बने दादा भाई नौरोजी। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी करवाने का प्रस्ताव ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्हीं के प्रयासों से ही पारित हुआ था और कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनको जो है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जो बॉक्सिंग से संबंधित है, हिमा दास या मनिका बत्रा या लवलीना बोरगोहेन या दीपिका कुमारी। तो देखिए हिमा दास रेस से संबंधित है, एथलीट है, दौड़ती है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है और लवलीना बोरगोहेन जो है यही मुक्केबाज हैं, बॉक्सिंग करती हैं। और दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से संबंधित है। व्याख्या देखिए, विजेंदर सिंह जो है इन्होंने 2008 में ये भी मुक्केबाज हैं और इन्होंने
2008 में कांस्य पदक जीता था। फिर उसके बाद मैरी कॉम ने लंदन में जो आयोजित हुआ था ओलंपिक गेम 2012 में, वहाँ पर ये पदक जीती थी। फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर की है लवलीना बोरगोहेन। ये भी भारतीय मुक्केबाज हैं और ये असम राज्य की रहने वाली हैं। 2020 में इन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। विजेंदर सिंह, मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन ने तीनों ने ही कांस्य पदक जीता है। अब तक 3 खिलाड़ी जीत चुके हैं कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? 1990 में, 95 में, या 89 में, या 92 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन ये संसद में पारित हुआ था, बाकी ये लागू 1993 में होता है। यहाँ पर व्याख्या लिखी हूँ मैं, लिखा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था और विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की जब स्वीकृति प्राप्त हुई इस पर, और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसीलिए जो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 73वां जब संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाओं को, उसमें जो है ग्राम पंचायत को, और इसमें 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में जो है भाग 9 का जोड़ा गया। यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत टोटल 18 विषय जो है शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रोशनी कुमारी, यहाँ पर रोशनी होगा, रोशनी कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? रोशनी कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम, या कथकली, या कथक, या उड़ीसी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक की प्रतिपादक है रोशनी कुमारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर कह रहा है अगस्त 2022 में सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई थी। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? आपको कमेंट में बताना है। सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अपने शहरों, कस्बे और नगर पालिका के क्षेत्र को भिखारी मुक्त बनाना। ऑप्शन 2 है जो है बायो फार्मास्यूटिकल के विकास में तेजी लाने के लिए स्माइल 75 की शुरू की गई थी पहल, और समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या इसका ये उद्देश्य है? अथवा चौथा जो विकल्प है आपका, कह रहा भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कवरेज में सुधार करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने शहरों, कस्बे और नगर पालिकाओं के क्षेत्र को भिखारी मुक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करना, या व्यापक विकल्पों की उपलब्धता है इसमें, या ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए देर से प्रतिक्रिया होती है, या लागत बचत और कीमत में कमी होती है? तो बताइए कौन सा लाभ नहीं है, आपको नहीं पर भी विशेष ध्यान देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए देर प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये तो बहुत जल्दी काम हो जाता है इससे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।